हो रही थी शायद। निकालें टैक्सेबल प्रॉफिट्स, करें स्टार्ट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें स्टार्ट। जी टैक्सेबल प्रॉफिट्स बताइए। दो 73.7, 19.7, जी मल्टीप्लाई बाय रेट 25 लिखवा दें जो लिखवाना 795, ठीक है 25 पॉइंट पूरा ही लिखना यार, राउंड करना है राउंड या पूरा लिखना कर लें सर। दूसरा 895, जिन्होंने राउंड ऑफ कर लिया ऐसे परेशान ना हो। ये ज़रा एसी चलाई जाएगी, एसी ऑन कीजिए जी। प्लेस करें जी फिगर्स। एक्स टैक्स बना रहे थे, करंट टैक्स की फिगर आ गई है। एक है बल्कि एंट्री पोस्ट के बोल के पोस्ट करा। करंट टैक्स की एंट्री सर, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस में फिर एक्सपेंस को ब्रैकेट लगा रहा हूँ। एनी कंफ्यूजन प्लीज। ये करंट टैक्स के बाद क्या ढूंढना अब, लिखे हेडिंग। वर्किंग नंबर 2 में आ रहा हूँ। आ जाए सर प्लीज़, आगे आ जाए। प्लीज़ सर रजिस्टर तो खोल लें सर, टफ डिसीजन, प्लीज़ इकट्ठे हो सर। ये कंप्लीटेड, ये वर्किंग नंबर 2 में है सर। हेडिंग लिखें डेफर्ड टैक्स। इससे पहले कि अभी हम वर्किंग करें, चलें अभी सीरियस हो जाए प्लीज़, लेट्स स्टार्ट। डेफर्ड टैक्स अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें पिछले 2-3 दिन जो हमने पढ़ा है, तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के दो वेज हैं। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के सर, वन वे इज़ टू कंपेयर अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स एंड डिफरेंस ले लें। डिफरेंस लेने से फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स आता है। Another ways, compare the carrying amount of assets and liabilities with their tax basis, और वहाँ से जो डिफरेंस आएगा उससे भी डेफर्ड टैक्स, लेकिन पहले क्लोजिंग आएगा फिर फॉर द ईयर निकाला जा सकता है।
तो अब हम क्वेश्चंस में क्या किया करेंगे समझने से पहले ये जो मैंने आपके सामने बात की है ज़रा यहीं थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेन कर लें। देयर आर टू वेज, इसी जगह ज़रा थोड़ी सी स्टोरी भी लिख लें ज़रा, जब भी कभी रिवाइज करें फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स हमेशा कैसे कैलकुलेट होना है? कैसे कैलकुलेट होना है सर? अकाउंटिंग प्रॉफिट उठाएंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करेंगे और इंशाल्लाह रेट लगा के करंट टैक्स निकाल लेंगे। लेकिन डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के दो वेज हैं। बस यहाँ तक पहली लाइन लिख कर ज़रा रुक जाइएगा और आगे जो मैं लिख रहा हूँ पहले ज़रा सुन के रिवाइज भी कर लें और ज़रा पिछली फिगर्स के साथ रिलेट भी कर लें। लिख लें पहला सेंटेंस, या आप रुक के ज़रा सुने ज़रा। एक अप्रोच है, एक वे है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप्रोच। प्रॉफिट्स को कंपेयर कर लें, प्रॉफिट्स को कंपेयर कर लें तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच कह लें। एंड अदर अप्रोचेस, ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस कहाँ होती हैं? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस किसकी होती हैं? तो अगर आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस को कंपेयर कर रहे हैं तो इसे फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच कह रहा हूँ। प्रॉफिट्स कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच कह रहा हूँ, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस को कंपेयर अगर हम कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच। मीन्स टू से सपोज लेफ्ट साइड पे हम हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच है तो किसको किससे कंपेयर करते हैं? कंपेयर द अकाउंटिंग प्रॉफिट्स compare the accounting profits with taxable profits। अपने सामने ज़रा सिनेरियो 1 का करंट टैक्स रखा है रास्ता सामने। सर ये एक एक बात हो रही है, इसको प्लीज़ कंसंट्रेशन से सुने, इस गेम ने ख़राब हो जाना है वरना अच्छी भली ये चल रही है। सिनेरियो 1 प्लीज़, सिनेरियो 1 में करंट टैक्स की वर्किंग प्लीज़। पहला साल देखें, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना कमाया था, टैक्सेबल प्रॉफिट कितना था, तो अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कंपेयर किया हमने, इनमें कोई डिफरेंस था? तो बोर्ड पे एक सेकंड देखें। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे और इसके अंदर अगर कोई डिफरेंस है तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 1 लाख माइनस 85,000, 15,000 का डिफरेंस एक आ गया। डिफरेंस का फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 30%। एक दफ़ा दोबारा कर लें ज़रा, उधर ही 15,000 आया था, 15,000 आया था, मल्टीप्लाई बाय 30% किया था। डेफर्ड टैक्स 4,500 था या 15,000 था? इसी तरह सेकंड ईयर क्या किया था? अकाउंटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, प्रॉफिट्स को इनिशियली कंपेयर करके हमने डिस्कशन की थी। लेकिन अगर इस तरह से वर्किंग करेंगे तो एक सेकंड ज़रा सेकंड ईयर भी देखें। अकाउंटिंग प्रॉफिट 1 लाख है, टैक्सेबल बताएं, डिफरेंस बताएं, 5,000 इंटू रेट लगाएं, ये 1,500 क्या आया? ये फॉर द ईयर आया या क्लोजिंग आया? ज़रा नीचे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर देखें। सर प्लीज़ वैसे ही देख लें ज़रा, इधर ही कहीं एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनाया था आपने। 1,500 फॉर द ईयर आया या 2 साल बाद का क्लोजिंग आया? तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से प्रॉफिट्स कंपेयर कर रहे हैं तो पहले फॉर द ईयर आएगा, फिर पहले फॉर द ईयर आएगा। हाँ अगर आप वर्किंग कर लें तो क्लोजिंग भी निकाल सकते हैं ओपनिंग के साथ मिला के। तो अगर डिफरेंसेस को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर आएगा। एनी कन्फ्यूजन प्लीज? हाँ इधर ही थोड़ा सा इसी सिनेरियो 1 में
थोड़ा सा एंड में जाए, फिर हमने एक कंपैरिजन किया था मशीनरी की कैरिंग अमाउंट और उसकी टैक्स बेस का। तो अनदर वे फिर क्या हमने एक सोचा था, कंपेयर कर लें। कंपेयर क्या सर? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी विद कैरिंग अमाउंट्स ऑफ एसेट। अब डेफिनेटली इस एग्जांपल में एसेट ही है, लेकिन मैं ज़रा जनरली लिख रहा हूँ, एसेट और लायबिलिटी विद देयर टैक्स बेसिस। अब अपना ज़रा टेबल देखें, 4 सालों की वर्किंग हुई थी। क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस हो सकता है? कब नहीं होगा? अगर अकाउंटिंग का टैक्स ट्रीटमेंट ही सेम होगा, लेकिन अगर डिफरेंस है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले साल का डिफरेंस बताएं प्लीज़। डिफरेंस क्या वही 15,000 डेफर टैक्स था? फिर वो भी रेट से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन रेट से मल्टीप्लाई होने के बाद डेफर टैक्स फॉर द ईयर आया है या पहले क्लोजिंग बैलेंस आया है? मसलन ज़रा दूसरे साल का एंड देखें ज़रा। आपने 20,000 के डिफरेंस 20,000 था, जब रेट से मल्टीप्लाई किया तो 6,000 का क्लोजिंग आया। नीचे फिर एक और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनाया हुआ है। क्या क्लोजिंग और ओपनिंग को कंपेयर करके फिर फॉर द ईयर आ गया था? लेकिन पहले क्या मिला? तो अगर आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस के डिफरेंस रेट लगाएंगे तो फिर डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर की बजाय क्लोजिंग अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगी। क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स आपके सामने आ जाएगा। क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी या डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा? क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी? ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा करेगा। अगर फ्यूचर में इस डिफरेंस की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ने हैं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, और अगर कम होने हैं तो। और कल हमने 4 रूल्स भी एक लिखे थे, कहीं ढूंढना जरा। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट की वजह से डिफरेंस आया, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट ज़्यादा होने की वजह से टैक्स बेस के साथ डिफरेंस आया, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग आएगा। एक और वाइस वर्सा बोल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ा करेगा कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट है या लायबिलिटी। लेकिन क्या प्रिंसिपली आपको पता है कब एसेट है कब लायबिलिटी है? कब एसेट है कब लायबिलिटी है? फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा देना होगा तो लायबिलिटी बन जाएगी, और कम देना होगा तो एसेट बन जाएगा। लेट मी कंप्लीट। अप्रोचेस 2 हैं। अब सवाल ये फिर पैदा होता है कि हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे। तो चलें क्वेश्चंस में क्या करेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले यहाँ तक आप भी ज़रा नोट कर लें, इधर साफ सुथरा लेफ्ट राइट साइड पर ज़रा जिससे आप हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ साथ हैं आप।
क्या आंसर फाइनली इन एनी केस सेम ही आता है? क्या फॉर द ईयर आ जाए तो क्लोजिंग आ जाता है, और अगर क्लोजिंग आ जाए तो फॉर द ईयर आ जाता है? तो है सच है, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं है, वर्किंग में डिफरेंस है। ये लिख लिया? चलें सर, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस एक सुन ले पहले। ऑलवेज यूज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच। ये असल में ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है, ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव अभी शायद इनिशियल लेवल पे हम हैं, ये अभी शायद मेरे वर्ड सही समझ ना है, फिलहाल तो डेफिनेटली सेम ही आ रहा है, आगे भी सेम तो आना, लेकिन कंपैरेटिवली स्पीकिंग ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अप्रोच मींस किसको किससे कंपेयर करें? तो ऑलवेज यूज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच अनलेस examiner requires to use statement of profit and loss approach। बाई डिफॉल्ट हमेशा क्या जहन में रखना है? वी कंपेयर कैरिंग अमाउंट विद टैक्स बेसिस अनलेस एग्जामिनर की ख्वाहिश हमें पता चल जाए कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच है, वरना बाई डिफॉल्ट कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस का कंपेरिजन। लिख लेना। इट मीन्स पहले हमारे पास फॉर द ईयर आया करेगा या एज ऑन आया करेगा? फॉर द ईयर आएगा या एज ऑन आएगा सर? और फिर एज ऑन देख के ओपनिंग से कंपेयर करके फॉर द ईयर निकल आया करेगा। ये जरा क्वेश्चन पे अप्लाई करनी है हमने, ये बहस जरा हमने बनाना क्या है, सवाल देखा जरा क्या फाइंड आउट होना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, क्लोजिंग चाहिए फॉर द ईयर चाहिए तो फॉर द ईयर, लेकिन पहले क्या आएगा और फिर क्या आएगा? अब कंसिडरेशन प्लीज फॉर द ईयर चाहिए, क्लोजिंग चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर ही आना है, लेकिन क्लोजिंग फाइंड आउट करके फिर फॉर द ईयर आएगा। कैसे? अब जरा क्वेश्चन देखें गौर से, फर्स्ट 2 लाइंस में जाए जरा सवाल। एक एक बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने क्लोजिंग फाइंड आउट करना है तो मैं ईयर एंड्स पे खड़ा होकर वर्किंग कर रहा हूँ, एज ऑन वर्किंग कर रहा हूँ या फॉर द ईयर कर रहा हूँ? एज ऑन। तो क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट इज द ईयर एंड? व्हाट इज द ईयर एंड सर? तो एक वर्किंग करूंगा एज ऑन 31 दिसंबर 2010, क्लोजिंग आ जाएगा। लेकिन 2010 का अगर मैंने फॉर द ईयर फाइंड आउट करना है तो फिर मेरे पास किस साल का क्लोजिंग भी होना चाहिए, तो फिर मुझे एक और वर्किंग करनी पड़ेगी एज ऑन 31 दिसंबर 2009, ताकि वो क्लोजिंग ओपनिंग बने और मैं 2010 का फॉर द ईयर निकाल सकूं। इसी तरह अगर मुझे 2009 का फॉर द ईयर चाहिए तो मुझे एज ऑन 31 दिसंबर 2008 का क्लोजिंग चाहिए, जो 9 का ब्रॉड डाउन बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्वेश्चन के फर्स्ट लाइंस में जाए जरा, हमारे इस क्वेश्चन में बिजनेस का स्टार्ट किस दिन हो रहा है? तो विच मीन्स 1 जनवरी 2009, इन अदर वर्ड 31 दिसंबर 2008 की क्लोजिंग की बहस नहीं है। तो तरीका इसका ये होता है, आप डेफिनेटली 2010 आप पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप अर्लीस्ट ईयर से शुरू कर लें। मतलब अगर 10 में निकाल भी लूँगा तो इवन देन फिर मुझे 9 चाहिए होगा। अगर फॉर एग्जांपल 2009 पहला साल ना होता और मुझे कंपैरेटिव भी बनाना तो देन मुझे फिर 2008 से शुरू करना चाहिए था। तो व्हाट इज़ द अर्लीस्ट ईयर इन दिस केस? अर्लीस्ट ईयर इन दिस केस। तो ज़्यादा बेहतर एक सीक्वेंस में आप चलें ताकि चीज़ों को ज़रा अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए ज़रा आसान हो जाए। तो अब ज़रा हेडिंग लिखें पहली। हम इस अगर डेफर्ड टैक्स के ऊपर हेडिंग बना चुके हैं तो अब ये वर्किंग करने लगे हम। as on 31st December
2009 8 क्यों नहीं कर रहा? वरना 9 का फॉर द ईयर निकालने के लिए हमें 9 का ओपनिंग मींस 2008 का क्लोजिंग भी रिक्वायर्ड होना था, लेकिन प्लीज 9 इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर ओपनिंग प्लीज 0 होंगे। डन सर। अब मुझे किसको किससे कंपेयर करना है? कॉलम्स बना करेंगे, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेसिस, डिफरेंसेस और डिफरेंसेस से फिर डेफर्ड टैक्स। बना ले कॉलम्स, लेफ्ट साइड पर रखा रख लें। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस किसकी होती है? एसेट्स और लायबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस कैलकुलेट करते हुए आपके जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग वाली जहन में रखेंगे तो कैरिंग अमाउंट्स आ जाएंगी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह टैक्स बेस आ जाएगी। आ जाए मेरे साथ क्वेश्चन पूरी तरतीब से शुरू से लेकर एंड तक पता चले। कुछ कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस ढूंढते हैं। पॉइंट 1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैरिंग अमाउंट बताएं। प्रॉफिट फॉर द ईयर की कैरिंग अमाउंट 60 और ब्रैकेट में टैक्स बेस 45 दी हुई है। सर किसी ने मान तो नहीं ली ये बात सर? प्लीज, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम है सर, एसेट ही है ना सर, लायबिलिटी निकला ना सर? क्या पॉइंट 1 से नीचे चला जाऊं सर? सेकंड पॉइंट बताएं कौन सा? डेप्रीसिएशंस मिली हैं सर, अकाउंटिंग भी मिली है, टैक्स भी मिली है, तो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कैरिंग अमाउंट बन गई। अब बिल्कुल सीरियस लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह करे आप हंस रहे होंगे, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं हमारे सामने, लेकिन प्लीज सीरियस। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कैरिंग अमाउंट है और टैक्स डेप्रीसिएशन। थोड़ा सा नीचे जाएं, डेप्रीसिएशंस के फिक्स्ड एसेट्स नजर आए हैं, ऐसे ही है सर? तो क्या फिक्स्ड एसेट्स की कोई कैरिंग अमाउंट होगी? हम इसे 2009 की वर्किंग कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स कितने के खरीदे थे? कोई डेप्रिशिएट किए अकाउंटिंग में? कितने? तो क्या ख्याल आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस 31 दिसंबर 2009 100 मिलियन के एसेट्स है, 15 मिलियन अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, और इस साल नीचे दरा जाए, इस साल कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है। ये कैरिंग अमाउंट का मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस है। क्या कोई डिस्पोजल ऑफ एसेट्स वगैरह भी हो सकती है? तो पहला साल था, सिर्फ कितने मिलियन के एसेट लिए? 100 मिलियन में से अकाउंटिंग में कितना डेप्रिसिएशन लेस हुई होगी? पहला साल था, इसलिए क्यूमुलेटेड भी 15 ही होगी। तो व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट? 85 ओके है सर? कैसे सर? 100 माइनस 15। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में सोचें, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट में से कितना माइनस हुआ होगा? 45 तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन वही पहला साल होने की वजह से एक्यूमुलेटेड भी है। 55 का नाम बताएं। ये 55 का टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा होगा। अगर एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बने तो वहाँ एसेट्स 85 पे आ रहे होंगे या 55 पे? क्या डिफरेंस है? कितना है? क्यों है? अब इस डिफरेंस पे क्या बनना है वो इंशाल्लाह बाद में बहस करेंगे, पहले यहाँ तक लेना। लिखें सर।
किन चीज़ों की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस होती है? क्या जहन में बना के रखना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग वाली कैरिंग अमाउंट्स बताएगी और टैक्स वाली टैक्स बेसिस इंशाल्लाह बताएगी। हमने अकाउंटिंग वाली बनानी होती है या टैक्स वाली? हमने हमेशा अकाउंटिंग वाली, सिर्फ टैक्स की वर्किंग करते हुए या डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हुए अपने जहन के एक हिस्से में अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और अपने जहन के दूसरे हिस्से में टैक्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन सकती है सर? जी, एनी कन्फ्यूजन प्लीज? आगे बढ़े सीक्वेंस से। नेक्स्ट आप बताएं, कुछ नजर आता है? सर फिक्स एसेट के बाद सवाल खत्म हो गया सर। उसके बाद कुछ नजर आता है सर? क्या ग्रेचुटी हमने एक्सपेंस बनाया है? क्या एक्रूअल बेसिस पे बना है? पेमेंट तो हुई नहीं है। पहले साल का ग्रेचुटी एक्सपेंस बताएं। जी रान साहब, कोई मसला नहीं सर। रान साहब जज़ाकल्लाह सर। फर्स्ट ईयर का ग्रेचुटी एक्सपेंस सॉरी काइंडली बताइएगा। 1.7 की काउंटिंग एंट्री बताएं। क्या ग्रेचुटी पेबल का सेकंड इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ लायबिलिटी आ रहा होगा? और क्या वो ग्रेचुटी पेबल का 1.7 मिलियन देयरफॉर कैरिंग अमाउंट कहलाएगा? तो क्या ये ग्रेचुटी पेबल भी हमारी कैरिंग अमाउंट्स की लिस्ट में आएगी? लिखें सर। ग्रेचुटी एक्सपेंस लिखा है मैंने या पेबल लिखा है? देख लीजिएगा। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। सर मेरी आवाज़ इधर से ही आई है सर। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं जहन में, और दोबारा 1.7 देखें। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एंट्री बताएं। कोई एंट्री ना होने का मतलब बताएं। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई ग्रेचुटी पेबल का बैलेंस नहीं आ रहा होगा। डैश का मतलब, ज़ीरो का मतलब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ग्रेचुटी पेबल नहीं होगा। डिफरेंस है यार? क्या डिफरेंस है? क्यों है? मुझसे सुने। हमने एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है और टैक्स वालों ने एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया है। अकाउंटिंग का टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट हो गया। लिखें सर। जी डिफरेंसेस अभी मैं निकालता जा रहा हूँ, वो फिर इंशाल्लाह भी आपसे पूछता हूँ कि किस डिफरेंस के अगेंस्ट डेफर्ड टैक्स एसेट बनना है या लायबिलिटी बननी, वो भी बात करते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक? जी क्वेश्चन में आगे चलते जाएं। एक डेफिनेटली 2.2 भी है, लेकिन अभी 2.2 की बहस क्यों नहीं कर रहा? 2009 के एंड पे खड़े हैं सर। 9 के एंड पे, 9 के एंड पे सिर्फ कौन सी अमाउंट पेबल होगी? 2009 के एंड पे 1.7 ही होगी। 2.2 तो 2010 का एक्सपेंस है। जी सर नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग द ईयर, ये बहस किस साल की है ही नहीं, 2010 की बहस है, 9 की बहस नहीं है। पता है सबको? नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन। बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2009 बताएं क्या है? इस 7 की एंट्री बताएं। नेक्स्ट पॉइंट में एक मिनट जाए। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी ब्रैकेट में जाए। अभी हम 9 में हैं, डेफिनेटली 10 की बात भी होनी है, तो 9 में रिटर्न ऑफ बताएं। 4 मिलियन की एंट्री बताएं। अब जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले बनाया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा?
थोड़ी सी नीचे जगह रखें ज़रा, 5-6 लाइनें तक नीचे रखें। एक अलाउंस का लेजर बनवाएं ज़रा। बैड डेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहे होंगे या अलाउंस फॉर बैड डेट्स आ रहा होगा? 2009 का ज़रा मुझे अलाउंस अकाउंट बनवाएगा। एक मिनट कर लें, शुरू कर लें या बनवाना पहले? ये 2009 का ब्रॉड डाउन बताएं, रीज़न बताएं। पहला साल है सर, पहला साल। 2009 के एक्सपेंस की एंट्री बताएं। बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट की अमाउंट बताएं। 7। सही जगह लिख रहा हूँ? ब्रैकेट में 4 ढूंढे नीचे। 4 की एंट्री फाइनल बताएं। अलाउंस डेबिट 4 मिलियन। इट मीन्स हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग अलाउंस अब 3 आ रहा होगा। लेजर कंप्लीट कर लो। एनी कन्फ्यूजन? 7 मिलियन एक्सपेंस बनाया था, 4 मिलियन टैक्स वालों ने भी मान लिया है। ये सेंटेंस ठीक है मेरा? प्लीज क्या वर्ड्स बोले मैंने? ये कैसे पता चला मेरे 4 मिलियन टैक्स वालों ने मान लिए? हमने लेस भी किया है, करंट टैक्स की वर्किंग देखो, 7 ऐड किए, 4 लेस भी किए। प्लीज सर, क्या एक्चुअल बैड डेट्स हो गए 4 तक? लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग में कि 3 और होगा। 3 का डिफरेंस अब रह गया है या 7 का डिफरेंस? अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया जहन में, क्या ये 3 मिलियन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं आ रहा होगा? कहाँ एग्जैक्टली? डेटर्स में से लेस हो रहा होगा। अब डेटर्स की फिगर कोई नहीं हमारे पास, लेकिन अलाउंस ने डेटर्स में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में माइनस होना है, तो इसे मैं कैरिंग अमाउंट्स में लिख दूं। क्या अलाउंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम? किसको कम करेगी? डेटर्स को। अब डेटर्स का अगर बैलेंस नहीं भी है तो हम सोच तो सकते हैं कि 3 मिलियन से डेटर्स की कैरिंग अमाउंट बढ़ेगी या कम होगी? ये लिख दूं 3,374 कितना? एनी कन्फ्यूजन? लिखे, टैक्स बेस की बात करते हैं अभी। ये एनी कन्फ्यूजन? अब टैक्स बेस में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में बनाएं, उसमें भी 3 का अलाउंस आ रहा होगा, उसमें 7 का अलाउंस आ रहा होगा, 4 का आ रहा होगा। क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टिमेटेड बैड डेट्स रिकॉर्ड ही नहीं होने? तो अलाउंस आपको कभी भी कहाँ क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एस्टिमेटेड बैड डेट्स इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या ये प्योरली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है? क्या 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 अलाउंस रिकॉर्ड करना एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है सर? तो इसकी कैरिंग अमाउंट तो हो सकती है, टैक्स बेस कभी भी क्यों नहीं होगी? क्योंकि टैक्स वाले किस एंट्री को कंसिडर ही नहीं करते हैं।
हमने भी 7 में से 4 एक्सपेंस बनाया था और 4 उन्होंने भी मान लिए, तो 4 तक किसका किसका मसला हल हो गया हुआ है? अकाउंटेंट्स और टैक्स वालों का मसला हल है। मसला फ्यूचर में किसका रह गया है? क्या 3 को हमने एक्सपेंस बना लिया है? हमने इस 3 को भी बना लिया है, लेकिन टैक्स वालों ने भी इस 3 को कंसिडर क्यों नहीं किया है? क्योंकि अभी ये एक्चुअल नहीं हुआ है। एनी कन्फ्यूजन है? आ जाए यहाँ तक। सर जागे सर, मैं करता हूँ बात ना कर। अब ये तो उन्होंने इस ज़माने में तो उन्होंने कहा मैं करता हूँ। लाइबिलिटी नहीं है भाईजान। एक मिनट गलती से उसने कहा, मैं बताता हूँ उसको। जी पहले नोट कर ले, मैं बताता हूँ। जी सबने लिख लिया हुआ है? मेरे सामने एक क्वेश्चन आया जी, प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी ये बातें यहीं ख़त्म कर लें ज़रा। मुझे कहा जा रहा है अलाउंस एसेट है लाइबिलिटी, और एक साहब ने कह दिया तो लाइबिलिटी। तो मैंने इसे कैरिंग अमाउंट्स में लिखा है, ये तो ना एसेट है ना लाइबिलिटी। नहीं, अगर ये ना एसेट है ना लाइबिलिटी तो इसकी कैरिंग अमाउंट कहाँ से आ गई? ये बेटा प्लीज 3 मिलियन क्या बता रहा है? रिडक्शन इन डेटर्स। तो ये डेटर्स की कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस कर रहा है। तो डायरेक्टली ये कोई हेड अलहदा नहीं है, ये एक सेपरेट हेड है जो आपके एक एसेट की कैरिंग अमाउंट को कम कर देगा। क्या ये अलाउंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है? लाइबिलिटी नहीं है सर, ये लाइबिलिटी अगर होती तो इससे लाइबिलिटीज में होना चाहिए। बट डज दिस 3 मीन्स? रिडक्शन इन डेटर्स, इट विल रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यार, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की कोई कैरिंग अमाउंट होगी? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की कैरिंग अमाउंट होगी सर। कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे? रिडक्शन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन की भी कैरिंग अमाउंट होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात हो रही है, बैड डेट्स एक्सपेंस की बात हो रही है। अलाउंस क्या करेगा? डेटर की कैरिंग अमाउंट को अकाउंटिंग में रिड्यूस करेगा, और टैक्स में रिकॉर्ड ना होने की वजह से टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर्स को रिड्यूस नहीं करेगा। एक सिनेरियो 2 ढूंढना जरा, कल एक सिनेरियो 2 मेरा ख्याल बनाया था। सिनेरियो 2 प्लीज। 5 लाख सेम था, ट्रेड रिसीवर्स 5 लाख तक सेम थे। बिफोर एनी अलाउंस 5 लाख की कैरिंग अमाउंट और 5 लाख की टैक्स बेस थी। फिर हमने अकाउंटिंग में अलाउंस बनाया। अलाउंस ने क्या किया? कैरिंग अमाउंट को अकाउंटिंग में कम कर दिया। टैक्स में क्यों नहीं आया? टैक्स में अलाउंस का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से कैरिंग अमाउंट कम हो गई, टैक्स बेस ज़्यादा रह गई। अलाउंस कहाँ किसको कम करता है? अकाउंटिंग में डेटर्स रिसीवेबल्स को कम करता है। क्या अलाउंस कैरिंग अमाउंट को कम कर देता है? लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउंस ना बनने की वजह से टैक्स बेस ज़्यादा ही रह जाती है। ठीक है प्लीज। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इन व्हाट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउंस इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अलाउंस प्लीज कब इन्वॉल्व होता है? आप कब कहते हैं बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट? जब आप एक्चुअल बैड डेट्स रिकॉर्ड कर रहे हो या एस्टिमेटेड? और अगर एक्चुअल रिकॉर्ड कर रहे हो, बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट, अलाउंस का वर्ड यूज ही नहीं होगा। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउंस कभी भी टैक्स बेस क्यों नहीं रखता होगा? अब ये टैक्स बेसिस कैसे बनाता हूँ मैं? किसी को पता मैं टैक्स बेस कैसे सोचता हूँ? ये टैक्स बेस लिखते हुए मैंने अपने जहन में क्या रखा हुआ है? मैं एक टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सोच रहा हूँ। तो आप बताएं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलाउंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होगा? क्यों नहीं होगा? उधर कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो अगर नहीं होगा फिर जीरो। ओके प्लीज। एनी अदर कन्फ्यूजन? आगे बढ़े सर, क्वेश्चन हो रहा है सर, आगे बढ़े। डेफिनेटली आप, आई होप कि सबका पता अभी 2010 हमारी बहस में नहीं है। ये एंड में टैक्स रेट आ गया सर। टैक्स रेट की कैरिंग अमाउंट बताएं सर।
चलें टैक्स बेस पर बता दें। कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स रेट तो नहीं है सर, और टैक्स बेस ये किसकी होती थी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस? प्लीज़ यार ये तो बता दो, खुदा का नाम लो यार। तो टैक्स रेट को तो तब यूज़ करना है जब हमने डिफरेंसेस से रेट लगाना है, तो फिर टैक्स रेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की बहस नहीं है। क्लियर है जी प्लीज़? तो यही बेटा 3 डिफरेंसेस थे। अब आए आखिरी में क्या रह गया, इन डिफरेंसेस को सोचना है कि कहाँ एसेट है कहाँ लायबिलिटी है। आए पहले से शुरू करें जी। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ऑफ एन एसेट आप कंपेयर कर रहे हैं। अब कल हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो 4 पॉइंट्स, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा हम ट्राई ज़रूर करें, लॉजिकली क्लियर रखें। हाँ एक शॉर्टकट अपनी जगह है। आफ्टर ऑल द बहस अब सिर्फ इस रट्टे का से काम नहीं चलना है, और वैसे भी ये रट्टा फ्लॉप हो जाता है आपको पता है, तो ये शायद फ्लॉप कहीं हो ना जाए। तो आए अभी तो बात बड़ी सिंपल सी है, कोशिश करके देखते हैं जी। अब डिफरेंसेस को कैसे देखना है, हर डिफरेंस की अपनी रीज़न हो सकती है। आए कंसंट्रेट करें, शायद ये बहस पिछले 2-3 दिनों में ऑलरेडी हो गई भी है। फिक्स्ड एसेट के सामने 85 गौर से देखें, काम कंसंट्रेशन का, इसमें कोई शक नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ दिस 85 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? सर 55 आप बताएं। टैक्स फ्यूचर 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 पास्ट टोटल फ्यूचर 100 टोटल एसेट था, 15 और 45 रिस्पेक्टिवली डेप्रिशिएट हो चुका है, उसकी बहस नहीं जो हो चुका है। 85 million would be future accounting depreciation and 55 would be, अब 30 का डिफरेंस क्या बता रहा है? फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन विल बी लेस बाय ₹30 million। कंसंट्रेशन, क्या फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन 30 मिलियन से कम हो जाएगी? क्या उसकी वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे? और टैक्सेबल प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो गए तो डेफर टैक्स ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो डेफर टैक्स, तो इस डिफरेंस पे क्या बनाएंगे? डेफर टैक्स लायबिलिटी। क्या ये डिफरेंस ही डेफर टैक्स लायबिलिटी है? अभी रेट लगना है तो इंशाल्लाह रेट लगा लेते हैं। मैंने आगे सिर्फ एक रेफरेंस इसलिए लिख लिया कि लायबिलिटी बननी है, थोड़ी सी जगह रख के, जिस तरह मैंने कोशिश की है लायबिलिटी एक रेफरेंस लिखें। मुझे कैसे पता चला इस पे लायबिलिटी बननी है? व्हाट विल बी फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन विल बी लेस बाय, which will result into increase of taxable profits by, और टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगर बढ़ गए तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रा कल वाला 4 पॉइंट्स वाला रट्टा भी ज़रा सामने रखें, कौन सा पॉइंट इस पे एप्लीकेबल है? वापस आने सर, ग्रेचुटी पेबल। अच्छा अब हर चीज़ डेप्रिशिएट नहीं होनी है, तो ग्रेचुटी पेबल का 1.7 मिलियन इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो हर चीज़ को सोचने का स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। ग्रेचुटी, और डेफिनेटली थोड़ा सा आपको मेरे साथ चलना है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको भी पता चलेगा ये क्या हो रहा है। क्या 1.7 मिलियन सर हमने अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना लिए एक्रूअल बेसिस पे? क्या टैक्स वालों ने भी बना लिया? क्यों नहीं बनाया? अभी कैश नहीं गया, लेकिन क्या जब कभी फ्यूचर में कैश जाएगा तो टैक्स वाले फिर इस अमाउंट का एक्सपेंस मान लेंगे? क्या इस अमाउंट ने फ्यूचर में टैक्स एक्सपेंस बनना है? अभी पेमेंट बेसिस पे इस 1.7 ने टैक्स में एक्सपेंस बनना है। जब कभी एक्सपेंस बनेगी अमाउंट टैक्स में, तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने की वजह से, टैक्स सेविंग होने की वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। मेरा अकेले का बनता है सर? क्या हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है? ये हम कौन है? क्या टैक्स वालों ने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है? क्या इंशाल्लाह कर लेंगे?
कब करेंगे? तो टैक्स वाले जब एक्सपेंस कंसिडर करेंगे पेमेंट बेसिस पे, तो हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, टैक्स सेविंग एक्सपेक्टेड है, और टैक्स सेविंग रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट है। रट्टा ढूंढें, उसमें बताइए कौन सा पॉइंट है ये? सेकंड ना कह दीजिएगा प्लीज। कैरिंग अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी सिचुएशन है। क्या ग्रेजुटी पेबल एक लायबिलिटी है सर? क्या कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है? ज़्यादा है सर, टैक्स बेस से ज़्यादा। प्लीज़ यार 1.7 मिलियन ज़्यादा है यार। तो पॉइंट नंबर 3 एप्लीकेबल हुआ है सर। एनी कन्फ्यूजन है? लास्ट वन अलाउंस पे है सर। क्या 3 मिलियन हमने अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना लिया है? यार मुझे कैसे पता चली जा रहा है यार, कमाल है। कहाँ एक्सपेंस बनाइए तो अलाउंस लिखा हुआ। ये 3 मिलियन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचा कैसे है? अच्छा, अब अगर आप नोट करें प्लीज कंसंट्रेट, तो मैं 7 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 7 में से 4 का कोई डिफरेंस अब नहीं रहा। मसला सिर्फ किसका रह गया? इस 3 का। क्या हमने इस 3 को भी एक्सपेंस बनाया है? क्या टैक्स वालों ने भी इस 3 को एक्सपेंस बनाया है? लेकिन इंशाल्लाह जब कभी ये बैड डेट्स एक्चुअल हो जाएंगे तो फिर टैक्स वाले अलाउ कर देंगे। कर दिया है, हमने एक्सपेंस बना लिया, टैक्स वाले एक्चुअल का वेट कर रहे हैं। जब कभी एक्चुअल बैड डेट्स होंगे तो टैक्स वाले इस 3 मिलियन को जब अलाउ करेंगे तो वंस अगेन हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने की वजह से, टैक्स सेविंग होने की वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होना चाहिए। एक सेकंड के लिए ज़रा रट्टे में जाएं और जुल्म ना, अब तो जुल्म ना करें। या मेरे मौला, शुक्र है मेरे मौला, ये मैंने गलती से पूछ लिया इस वक्त। प्लीज़ वो 4 पॉइंट्स में से बताएं कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल हुआ है। प्लीज़ 3 तो ना कहो यार। इज इट अ लायबिलिटी यार? इसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप डेटर्स के साथ है। व्हाट विल अलाउंस डू प्लीज? इट विल रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट बिलो इट्स टैक्स बेस। तो सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल होगा। अलाउंस से एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के मुकाबले में लेस हो जाएगी। ठीक है, शायद नेट आंसर में हमारे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में 2 में भी और 3 में भी लायबिलिटी की जगह एसेट ही बन रहा है, लेकिन अलाउंस रिलेट्स टू डेटर्स। व्हाट विल अलाउंस डू? इट विल रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट विच इज डेटर। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज लेस देन वाली सिचुएशन है अगेंस्ट टैक्स बेस, तो देयरफॉर डेफर्ड टैक्स एसेट। इसका मतलब रट्टा इतना भी गलत अभी तक नहीं है। सर अलाउंस बताएं करता क्या है, बल्कि सॉरी अलाउंस बताएं आता कहाँ है? तो अलाउंस से डेटर्स कम होंगे ना यार, डेटर्स की कैरिंग अमाउंट कम होगी। प्लीज यार, इज इट अ लायबिलिटी सर? इट इज व्हाट? इट विल रिड्यूस कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। ठीक है प्लीज। अच्छा, रट्टे के अलावा जो बहस मैंने इतनी की है वो क्लियर है? अल्लाह जाने। पहली देख के बताएं लायबिलिटी क्यों है? सही तरह सही तरह शॉर्ट वर्ड सही सही। ये डिफरेंस 30 क्या करेगा? फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन कम होने से, टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ने की वजह से, टैक्स बढ़ने की वजह से लायबिलिटी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2, हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, इंशाल्लाह टैक्स वाले अलाउ करेंगे पेमेंट बेसिस पे। एक्सपेंस अलाउ करेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने से, डाने से। थर्ड,
यानी कि वही हुआ है। देन सर अभी तक जो हमने इससे पहले सिनेरियोस किए थे उसमें किसी एक सिचुएशन में या सिर्फ लायबिलिटी बन रही थी या सिर्फ एसेट, लेकिन अगर एक ही बिजनेस है और किसी एक ईयर एंड पे 30 जून 2009 पे एसेट भी कुछ डिफरेंसेस पे है और लायबिलिटी भी कुछ डिफरेंसेस पे है, क्या बोला मैंने, किसी एक ईयर एंड पे कुछ डिफरेंसेस पे लायबिलिटी बननी चाहिए और कुछ डिफरेंसेस पे एसेट बनना चाहिए, तो रादर देन के आप हर डिफरेंस को अलग अलग रेट लगाएं, क्या डिफरेंसेस से रेट लगना अभी, लेकिन रादर देन के हर डिफरेंस से अलग अलग रेट लगाएं, पहले आप क्या करेंगे, इन्हें आपस में नेट ऑफ कर लेंगे। अगर किसी एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे एसेट भी है कुछ डिफरेंसेस पे, लायबिलिटी भी है, तो रादर देन के हर डिफरेंस पे अलग अलग रेट लगाएं, पहले आप उन्हें नेट ऑफ कर लें और फिर जो नेट करके एसेट या लायबिलिटी की अमाउंट रह जाएगी उस पे रेट लगा के अपना फाइनल डेफर्ड टैक्स फाइनल कर लें। मसलन कैलकुलेटर पकड़े प्लीज, कैलकुलेटर सर, और सर जी इसके लिए तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, 34.7 आंसर आ रहा है। अच्छा कैलकुलेटर पे चेक कर लें जनाब, 30 + 1.7 + 3, तो मेरे जैसा तो प्लीज डॉक्टर नहीं है यहाँ, अगर एसेट भी है लायबिलिटी भी है तो प्लस कर लेंगे, एसेट्स ऐड हो जाएंगे, एक से ज़्यादा जगह लायबिलिटी है तो वो भी ऐड हो जाएगी, लेकिन लायबिलिटी और एसेट आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे। जी सर, सबका आंसर 25.3। अब फाइनली क्या बन रहा है, अब ये वो नेट डिफरेंसेस हैं, 25.3 सबका सॉल्व हो गया, क्योंकि लायबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए अल्टीमेटली जब इस अमाउंट का रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। डन है सर, तो रेट भी ढूंढे आप जरा कहीं, 8.855 6 अगर आपने कर लिया मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन एक पहला सवाल अगर राउंड ऑफ ना करें, मैंने ज़रा एग्जैक्टली फिगर समझानी है, एक रिकन्सिलिएशंस कुछ समझानी है, वरना डेफिनेटली राउंड ऑफ करना। बताएं ये फाइनली 8.855 अब क्या है, ये फाइनली अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हुआ। एनी कन्फ्यूजन, किसी एक डेट पे अगर एक से ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और कुछ डिफरेंसेस से रेट लगा के एसेट आना है और कुछ डिफरेंसेस को रेट लगा के लायबिलिटी आनी है, तो पहले डिफरेंसेस को नेट ऑफ कर लें और फिर एक ही दफ़ा रेट लगा लें। वाई फाइनली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी जिस डिफरेंस पे बननी थी वो डिफरेंस नेट ऑफ होके ज़्यादा है। ठीक है प्लीज़ जी, व्हाट इज़ दिस प्लीज़, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये मैंने किस दिन खड़े होकर वर्किंग की है, 31 दिसंबर 2009, लेकिन हमें तो सर जी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चाहिए, फॉर द ईयर चाहिए, तो एक ज़रा लेजर बनाएं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, गेम आपके हाथ में इंशाल्लाह। जी ब्रॉड डाउन बताएं, मैं 2009 में हूँ, Y0 फर्स्ट ईयर है जी, 8.855 रुक जाए जहाँ भी हैं, कहाँ लिखूँ कैसे लिखूँ, ये क्लोजिंग लायबिलिटी कैलकुलेट हुई है, तो लेजर में क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस के तौर पे डन है सर, डन है सर। देन अब ब्रॉड डाउन ना होने की वजह से फॉर द ईयर भी सेम आ तो गया है, लेकिन ये पहले कैलकुलेट क्या हुआ है प्लीज़, ठीक है सर। और इस 8.855 की फाइनली एंट्री क्या है, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। करें जी कंप्लीट हर एंगल सर। ये मैंने किस अप्रोच से डेफर्ड टैक्स सॉल्व किया है, पहले देयर फॉर क्लोजिंग आया है, हाँ ब्रॉड डाउन ना होने की वजह से आपको लग रहा है कि फॉर द ईयर भी सेम है, लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही होगा,
ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कितने से कितनी हुई है? 0 से बढ़ के 8.855 हुई है जी। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं आप, जाएं ज़रा पहुँचे वहाँ पे। कौन सी अमाउंट किस जगह आएगी? 8.855। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है सर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो एक ब्रैकेट लगा दूं एक्सपेंसेस के एंगल से। डन है सर। 2009 अब फाइनल हो सकता है सर, यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन है। सम करें, किसका सम जी कितना बनता है? 15.75। टोटल एक्सपेंस सॉल्व हो गया है और 45 में से लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ जाए जी प्लीज। 29.25। जी एनी कन्फ्यूजन? क्या रह गया सर? कौन सा ईयर अभी रह गया है? आ जाए वर्किंग्स में। अब किस डेट पे मुझे वर्किंग करवाने लगे आप लोग? एज ऑन 31 दिसंबर 2010 पे वर्किंग करके पहले क्या फाइंड आउट हो जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा, फिर ओपनिंग मिल जाएगा। किस साल का क्लोजिंग? तो फॉर द ईयर इंशाल्लाह 10 का निकाल लेंगे। फुल फोकस वंस अगेन, हम ईयर एंड 31 दिसंबर 2010 पे खड़े होकर अब सोचने लगे हैं। सब रेडी हैं सर? कॉलम्स बना लें सर, नाम बता दें। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंसेस। जी करें जी स्टार्ट। एनी कन्फ्यूजन एनीवेयर? जी सर, अब ये सारा सवाल जैसा थोड़ी देर पहले आपने 2009 के एंड पे मेरे साथ खड़े होके बताइए क्या हो रहा है सर? करंट टैक्स निकाल के देन टोटल टैक्स में से बैलेंसिंग फिगर डेफर्ड टैक्स निकाल सकते हैं बेटा, क्यों नहीं निकाल सकते? मैंने खुद ही तो निकाला था। प्लीज़ लेकिन क्वेश्चन करते हुए एग्जाम में कौन सी अप्रोच यूज़ होनी है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से नहीं हो सकता? प्लीज़ लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट किस अप्रोच से करना है? क्या वैसे नहीं हो सकता? बेटा अभी बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल चल रहा है, गेम को बढ़ने तो दें आगे, फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या बात हो रही। क्यों नहीं हो सकता? वो खुद ही तो किया मैंने। मैं खुद ही आपको बताता था करंट टैक्स लिख लें, टोटल करके बैलेंसिंग निकाल लें। और अब क्या वो ज़माना आ गया कि मुझे ही कहा जा रहा है कि सर ऐसे ना कर लें? बेटा प्लीज़ क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन क्यों करें? ऐसे भी तो हो सकता है। अगर वैसे हो सकता है तो ऐसे भी तो हो रहा है। ये तो बॉल लेंथ ही है, कोई इशू नहीं बेटा, अभी गेम चलने तो दें प्लीज़। बहुत कुछ हो सकता है लेकिन प्लीज़ बेटा करना क्या है? और जो बहुत कुछ इस वक्त आपको लग रहा है कि हो रहा है वो इंशाल्लाह बस 10-15 मिनट बाद गेम नहीं ख़राब इंशाल्लाह नहीं है और ऐड हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसे भी तो हो रहा है। तो आ जाए कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस। सवाल के स्टार्ट से शुरू करें जी। अब आप हेल्प करें जी, पहली कोई कैरिंग अमाउंट कहाँ है? और यार ले तो लिए यार। अब वो सब कुछ जो 2009 के एंड पे सोचा था वो सब कुछ 2010 के एंगल से दोबारा सोचना है जी सर। फिक्स्ड एसेट्स की कैरिंग अमाउंट
लेकिन कैरिंग अमाउंट का मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस। अब यकीनन एक तो डेप्रिसिएशन आपको नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाएं, ड्यूरिंग द ईयर एक डिस्पोजल भी है। क्या डिस्पोजल का इफेक्ट एसेट अकाउंट में आता है? स्पेस छोड़ें, अब आपको अंदाजा हो गया कितनी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। मेरे साथ एक फिक्स्ड एसेट्स का आज लेजर बनाएं। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ हैं, प्लीज फोकस बेटा प्लीज। फिक्स्ड एसेट्स की कैरिंग अमाउंट निकालना चाह रहा हूं। WDV की बात कर रहा हूं या कॉस्ट की बात कर रहा हूं? हिम्मत जवानो हिम्मत, बनवा दें जरा। ब्रॉड डाउन जीरो। 2010 में फिक्स्ड एसेट्स का ब्रॉड डाउन जीरो। कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल नहीं उठा लें, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। या रजिस्टर होगा या कैलकुलेटर होगा, मोबाइल तो आपने संभाल के साइड पर रखा हुआ है। बच गया, शुक्र है। ब्रॉड डाउन फिक्स्ड एसेट्स मेरे भाइयों जीरो। 2010 का ब्रॉड डाउन जीरो नहीं 85। ये कॉस्ट पे लेजर बनाना है WDV पे, टाइम वेस्टिंग है। कॉस्ट पे WDV पे बनाए, कैरिंग अमाउंट चाहिए हमें। जी इस साल की इंफॉर्मेशन होना है अकाउंटिंग, इस साल की काउंटिंग डेप्रिसिएशन 15। एंट्री बोलें एसेट क्रेडिट, एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सवाल। आगे बढ़ें, ड्यूरिंग द ईयर में आए, कंसंट्रेट फुल जरा। कितने का बेचा है? 3 मिलियन की एंट्री बोलें। सारे एंट्री तो बोल रहे हैं, कमाल हो गया। कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, एसेट अकाउंट में किधर लिखूं? जी गेन कितना है? गेन एसेट अकाउंट में कितना लिखूं? गेन तो डिस्पोजल अकाउंट में आता है, लेकिन डिफरेंस कितना है? डिफरेंस क्या है? WDV कैरिंग अमाउंट। कंपाउंड एंट्री एक सोच लेते हैं, कैश डेबिट बाय गेन क्रेडिट बाय एसेट क्रेडिट बाय। तो एसेट के लेजर में कितना आएगा? कैश आता है, गेन आता है या WDV आएगी? डेफिनेटली कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग की बात हो रही है। जी ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी अगर अलग एंट्री सोचना है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डिस्पोजल डेबिट, एसेट क्रेडिट, किस साइड पे देखें सर? जी ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी राशिद मेरा ख्याल इस वक्त आवाज़ का इशू आपका स्पेसिफिक लग रहा मुझे यार। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़, आवाज़ ठीक है? जी रान सर, चलो ठीक है जी। प्लीज़ 2.5, एनी कन्फ्यूजन, एनी अदर थिंग इन दिस लेजर? ये पूरा लेजर बन के CD निकालना है आपने। कैरिंग अमाउंट मीन CD की बात हो रही है। रिवैल्यूएशन हो सकती है अकाउंटिंग में, इम्पेयरमेंट्स आ सकती हैं, तो सिर्फ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस नहीं होनी, एसेट अकाउंट CD की बात हो रही है। ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन डन है सर,
डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर 6, सिर्फ इस साल की, पिछले सालों की माइनस हो चुकी है जी। अब जरा दोबारा ये ड्यूरिंग द ईयर वाला पॉइंट पढ़ें। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पोजल की टैक्स बेस बताएं। अब डिस्पोजल की टैक्स बेस या आनी है, कैरिंग अमाउंट आनी है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितने का बेचा है? बेचा 3 का ही है सर, ना करो यार, कमाल है यार। मैंने कहा बाजरा पूरी हो रही। कैश डेबिट 3, लेकिन एसेट की टैक्स बेस क्या थी? 2, 3, 1 क्या आएगा यहाँ? डन है सर? एनी कंफ्यूजन? CD 47। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग आते हैं? प्लीज क्लोजिंग आते हैं। तो क्या ये क्लोजिंग अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही हो तो वहां अपीयर होगा? एनी कंफ्यूजन सर? डिफरेंस ले लें, डिसीजन ले लें यहीं पे? नहीं, डिसीजन ऑफ एसेट लायबिलिटी लेना तो है, अभी ले लें बाद में ले लें? बाद में लेंगे यार, चले मेरे सामने रे भाई वो कहता बाद में। आगे चलें सर, अब इंजॉय कर रहा है। ग्रेचुटी वर्ड कम है, जैसे इंशाल्लाह ये वर्ड्स पूरे होंगे गेम आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अब क्या ढूंढ रहे हैं? ग्रेचुटी पेबल का किस साल का क्लोजिंग? तो 2.2 ढूंढें, 2.2 क्लोजिंग आ जाएगा। टू 2.2 यार फॉर द ईयर का एक्सपेंस है तो सही, बात सही आप कर रहे हैं। एक सेकंड जरा इसका लेजर भी बना लें, जरूरत तो नहीं है लेकिन बना लें। अच्छा, इसको जरा पिछले साल से शुरू करवा दें जरा, ये दोनों साल एक दफा जरा ग्रेजुटी पेबल के जरा दोबारा देख लें। 2009 के स्टार्ट से शुरू करवाएं। कोई नहीं सर, कोई नहीं जी सर। 2009 का ब्रॉड डाउन बताएं, 2009 का एक्सपेंस बताएं, एंट्री बताएं। 2009 में पेमेंट बताएं, ना करो यार, ना पेमेंट बताएं। उसने बताया कि दोनों सालों में पेमेंट नहीं हुई, तो देयरफॉर क्लोजिंग 1.7 तो एज इट इज हो गया था। क्या पेमेंट हो सकती है? हुई नहीं। अब सेकंड ईयर 2010 का ब्रॉड डाउन होगा कोई? फर्दर एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, और वंस अगेन पेमेंट ना होने की वजह से 3.9 अब वो बैलेंस है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपीयर होगा। प्लीज क्लियर है सर? क्लोजिंग बैलेंसेस की गेम चल रही है, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी अब अगर 2010 के एंगल से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सोचा जाए तो क्या फिगर आ रही होगी? 3.9। और क्या वो 3.9 फिर लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कहलाएगी? टैक्स बेस आप फाइनल करेंगे। और यार कुछ तो होगी यार, नहीं ये वर्ड गलत है बस। अच्छा हो गया मैंने पूछ लिया, आपने वर्ड बोल दिए। मैंने कहा कुछ तो होगी। जवाब जो दो आंसर आया था प्लीज एक दफा दोबारा था। पेमेंट नहीं हुई, तो अगर पेमेंट हो जाएगी फिर टैक्स बेस आ जाएगी। तो असल में इस बात आप बता रहे रीजन, मैं पूछ रहा हूं कि टैक्स बेस मींस क्या टैक्स वालों ने कोई पेबल बनाया? आपका जवाब खत्म हो गया और बेहतरीन हो गया। हाँ, क्यों नहीं बनाया? आप उसकी रीजन बता रहे हैं, आप उसकी रीजन बता रहे हैं। क्या हमने पेबल बनाया? कैरिंग अमाउंट आ गई। क्या वो पेबल बना रहे हैं? कहानी एंड हो गई। हाँ, अगर कोई पूछे भाजन क्यों नहीं बना रहे, तो वो कैश बेसिस पे बनाते हैं, बहस कर लेंगे। क्या हमने पेबल बनाया? क्यों? हम अक्रूवल बेसिस पे कर रहे हैं, ये रीजन है। क्या उन्होंने पेबल बनाया? तो टैक्स बेस 0, कहानी खत्म।
डिफरेंस आ जाए यहाँ तक। तो वर्ड सही करने हैं आपने, वरना अगर वर्ड्स इधर उधर रह गए तो आपने को टैक्स बेस लिख देनी है। इसका मतलब अगर पेमेंट हो जाती तो टैक्स बेस आ जानी थी, फिर भी नहीं आनी थी। किसकी टैक्स बेस? पेमेंट की टैक्स बेस। ये किसकी होती है टैक्स बेस? रसीट्स और पेमेंट्स की होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज की होती है। क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटीज की होती है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। यार ड्यूरिंग द ईयर वाला जो पैराग्राफ है उसमें भी तो एक कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस है। कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल और टैक्स बेस ऑफ डिस्पोजल भी तो है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल आती है। मान ना लीजिएगा, मान ना लीजिएगा, एसेट अकाउंट के अंदर आके बात खत्म हो गई हुई है। जो एसेट भेज दिया वो बुक से निकल गया है। क्या सीडी आता है या एडिशन आती है? और डिस्पोजल आता है, रिवैल्यूएशन आती है, ये सब लेजर के अंदर आते हैं। फाइनली क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। जी लास्ट वन, लास्ट वन। एनी अदर थिंग? क्या अलाउंस की कोई कैरिंग अमाउंट होगी? होगी सर। वर्किंग कर लेते हैं, आ जाए दोबारा लेजर बनाए। पिछले साल भी इसका एक लेजर बनाया था, वहां से देख के मुझे ब्रॉड डाउन लिखवा दें, लिखना छोड़ दें। लास्ट टू पॉइंट्स और से देखें, इसमें फजूल में कन्फ्यूजन रह जाती, खत्म करें आज ही। 2010 का एक्सपेंस बताएं, डबल एंट्री सुनाएं। 2010 का रिटर्न ऑफ बताएं, डबल एंट्री बताएं। एनी कंफ्यूजन इन दिस लेजर? सीडी बताएं प्लीज, सीडी बताएं। क्या 5 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा? क्लोजिंग वाला या फॉर द ईयर वाला? क्लोजिंग वाला बनाए सर। इशू नहीं है, सारा डेबिट क्रेडिट का खेल है, लेकिन इसी खेल को बस सही खेलना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, ठीक है। जी व्हाट इज द क्लोजिंग ऑफ अलाउंस? 5 डन है सर। ये अलाउंस क्या करता है जी, कहाँ पे क्या करता है? ये अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स के क्लोजिंग को कम, डेटर्स की कैरिंग अमाउंट का कम करता है। जी टैक्स बेस बता के बात खत्म करें यार। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउंस का लेजर बनवाएं यार। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो ब्रॉड डाउन तो होगा ना यार। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो आई होप के ना ब्रॉड डाउन होगा ना क्रेडिट डाउन होगा यार। इस साल जरा लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट पर रेट से ऊपर वाला, इस साल एक्चुअल बैड डेट्स नहीं हुए। नहीं, इस साल एक्चुअल बैड डेट्स नहीं हुए, तो टैक्स वाले ने एक्चुअल बैड डेट्स का माना नहीं है, तो उन्होंने यही एंट्री की होगी ना, अलाउंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट। क्या हमने इस साल एक्चुअल बैड डेट्स की एंट्री अलाउंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट की है? तो उन्होंने भी तो ये की होगी। उन्होंने क्या की होगी सर? बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट। तो अलाउंस हैज नथिंग टू डू विद द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जी क्या लिखूं सर? ओके सर, जीरो। क्या मतलब जीरो? अगर आप क्या बना रहे हो तो उसमें अलाउंस नहीं है। अगर आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें अलाउंस नहीं होगा। तो देयरफॉर टैक्स बेस ऑफ अलाउंस इज जीरो। डिफरेंस 5। खुद डिसीजन लेंगे जरा इन डिफरेंसेस पे, कहाँ कहाँ एसेट लाइबिलिटी बनना है।
लगाएं ज़रा 5-7 मिनट, 5-7 10-15-20 सेकेंड। प्लीज़ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हिम्मत हो रही है जी सर। फिक्स एसेट्स पे क्या बनेगा? रीजन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, वो तो बता दें कम से कम। क्या फ्यूचर में वंस अगेन टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी? कितनी होगी वैसे टैक्स डेप्रिसिएशन? 47। अकाउंटिंग वाली टैक्स की अभी भी कम ही होगी, देयरफॉर टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ने से लायबिलिटी बन रही है, ज़्यादा टैक्स देना होगा। ग्रेजुटी पेएबल फाइनल करें। क्या हमने 3.9 को एक्सपेंस बना लिया है? टैक्स वाले फ्यूचर में पेमेंट बेसिस पे एक्सपेंस जब अलाउ करेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होने की वजह से टैक्स सेविंग एक्सपेक्टेड है। अलाउंस फाइनल करें। हमने ये 5 मिलियन एस्टिमेटेड बेसिस पे एक्सपेंस टैक्स वाले इंशाल्लाह फ्यूचर में मान लेंगे एक्चुअल बेसिस पे। जब मानेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स डेफर्ड टैक्स, मेरे अकेले का फिर बन गया लगता है जी। एनी कन्फ्यूजन सर? चले लास्ट स्टेप तक पहुंचे जरा। नेट ऑफ करें, रेट लगाएं, फाइनल बैलेंस बताएं। $11.6 वंस अगेन लायबिलिटी ज़्यादा बन रही है, लेकिन रेट लगाएं। 4.06 क्या आया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलना शुरू करें वर्ड। क्या ये क्लोजिंग्स कैलकुलेट हुए हैं? तो क्लोजिंग्स कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस की बेस पे क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस आ गया, बिकॉज लायबिलिटी का डिफरेंस ज़्यादा है। लेकिन हमें बेटा क्लोजिंग चाहिए, फॉर द ईयर चाहिए। फॉर द ईयर अब कैसे आएगा? जी जरा बनवा दें, एक मिनट जरा। हम 2010 में हैं। एनी ब्रॉड डाउन लायबिलिटी 8.855। 4.6 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी वंस अगेन। तो 4.06 एक लायबिलिटी के तौर पे फिगर आई। सही बैलेंस करना जरूरी है। 4.795 ये लायबिलिटी के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आ रही है। क्या ब्रॉड डाउन लायबिलिटी ज़्यादा है? प्लीज़ ज़्यादा है सर। तो लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या डबल एंट्री हो रही है? पोस्टिंग रेफरेंसिंग एरर्स अफोर्डेबल नहीं होंगे। 4.795। Any confusion? Any confusion in the asset and liability? ये डिफरेंसेस को सही सोच लिया जानने स्टूडेंट्स आप लोगों ने? जी अपने हाथ से जरा प्लेस करें फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाए। कौन सी फिगर कैसे आएगी? लिख लें लिख लें लिख लें। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाना है फॉर द ईयर। एक्सपेंस क्रेडिट होके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है या डेबिट होके जा रहा है? 4.06 और यार अभी यही कैलकुलेट किया, क्या हो गया? ये क्या है जो मैंने लिख दिया है?
इसने कहाँ जाना है अगर क्या बना रहे हो तो प्लीज क्लोजिंग यहाँ नहीं आना है। फॉर द ईयर वाली एंट्री बोलेंगे जरा एक मिनट दोबारा। एक्सपेंस क्रेडिट हो क्या आ रहा है? एक्सपेंस की फिगर है 4.795। एक्सपेंस अगर क्रेडिट हो रहा है तो पॉजिटिव फिगर लिखो या नेगेटिव? एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो नेट एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। जी ब्रैकेट लगा दूं सर? एक्सपेंस को ब्रैकेट कब लगा रहे हैं हम? जब वो डेबिट हो रहा हो। जज़ाकल्लाह यार। जी आंसर 21। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट कर लिए। अच्छा डेफिनेटली वो जो तरीके हमने पहले पढ़े हैं ये उस तरह से भी फिगर्स आ रही हैं, अगर किसी ने चेक किए हैं तो ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। लेकिन हाउ टू सॉल्व एन एग्जाम उसकी तरफ अभी हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाह रहे हैं। जहाँ तक कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस का सोचा है सबको क्लियर है प्लीज? बुक्स ले ली अब ये नहीं? अगर बुक्स अभी भी नहीं है तो आपके पास कल वाला पेज तो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 उसके नीचे अभी 2 एग्जाम्पल्स हैं। बुक अगर है तो हम पेज नंबर 52 पे। जी जहाँ तक वर्किंग हुई है एनी कन्फ्यूजन? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी रान साहब। जी सर, ये आपके पास नीचे 2 एग्जाम्पल्स बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे, अगर पेज है तो, अगर बुक है तो पेज नंबर 52 पे है। हम इस पेज पे इस वक्त 4 एग्जाम्पल्स जरा ढूंढने, जरा ये पेज पढ़ना कैसे हमने। 4 एग्जाम्पल्स टैक्स बेस ऑफ एन एसेट की हेडिंग में है। एक तो ऊपर वो मेन हेडिंग है, वो तो स्टैंडर्ड का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। पहले टैक्स बेस ऑफ एन एसेट के नीचे 4 एग्जाम्पल्स हैं 1 2 3 4, और देन फिर टैक्स बेस ऑफ अ लाइबिलिटी की हेडिंग में 4 एग्जाम्पल हैं। करना हमने इन एग्जाम्पल्स में ये है कि ज़रा थोड़ा सा और समझने की कोशिश करनी है कि डिफरेंट सिचुएशंस में टैक्स बेसिस कैसे कैलकुलेट होती हैं, एसेट्स की भी और लाइबिलिटीज़ की भी। टैक्स बेस वैसे आपका क्या जहन कहता है कैसे कैलकुलेट होती है? कम ऑन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ना करो यार, एक्यूमुलेटेड टैक्स एप्रिसिएशन और बस। कम ऑन सर जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में बनाई जाती है और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की फिगर्स होती हैं उनको सोचा जाता है। अभी जो क्वेश्चन किया रजिस्टर में देखिएगा ज़रा, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले 2010 में फिक्स्ड एसेट्स की टैक्स बेस निकाली है? सर प्लीज़, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन ही माइनस की है ना सर, डिस्पोजल भी आ गई सर। तो प्लीज व्हाट इज द वे टू थिंक अबाउट टैक्स बेसिस? कौन सी चीज अपने जहन में बनाएं? अकाउंटिंग वाली, टैक्स वाली? और क्या सोचें कि उसके अंदर ये एसेट आ रहा होगा, लायबिलिटी आ रही होगी, और अगर आ रही तो कितने पे आ रही होगी। कैरिंग अमाउंट कैसे सोचते हैं? ऐसे ही बोर्ड से देखते हैं और लिख लेते हैं और इसे कहते हैं सोच लिया है। प्लीज कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस मेरे भाई कैसे आनी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर फिगर्स आर कॉल्ड एज, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू टैक्स में फिगर्स इज कॉल्ड एज। या अल्लाह मौला। जी सर, टैक्स बेस ऑफ एसेट्स। पेन हाथ में रख लें और कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा लें। घड़ियां देख चुके हैं आप काफ़ी देर से, अल्हम्दुलिल्लाह भी टाइम है। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ टैक्स बेस ऑफ एन एसेट।
पहली एग्जांपल सिंपल ही है। अ मशीन कॉस्ट 100 फॉर टैक्स पर्पसेस, depreciation of 30 has already been deducted in the current and prior periods, and the remaining cost will be deductible in future periods either as depreciation or through a deduction on disposal. दोबारा फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करें। मशीन की कॉस्ट क्या है? 30, पूरे वर्ड्स बोलिएगा क्या है? ये सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन है या एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन? जस्ट एक मिनट। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज ठीक होगी? ये आवाज ठीक है होगी? सॉरी जी, एक मिनट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है? आवाज ठीक होगी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आवाज नहीं आ रही मुझे लगा। आवाज ठीक है बेटा प्लीज? इधर नहीं आ रही, वो कह रहे हैं आ रही। बस ठीक होगी, ठीक। जी सर, एग्जांपल नंबर 1, सॉरी जी। मशीन की बेटा अगर कॉस्ट 100 है और सबको पता है 30 के क्या 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 एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे पता चला मुझे? करंट एंड प्रायर पीरियड्स। तो 100 में से अगर 30 माइनस कर दें तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन टैक्स बेस ऑफ मशीन 70, ठीक है जी? एनी कन्फ्यूजन? एंड में आंसर्स दिए हुए, लेकिन शायद आंसर्स इसलिए दिए हुए कि आप बायस्ड हो जाएं और ओपिनियन गलत हो जाए, कहीं कहीं गलतियां भी शायद हैं। पहला ठीक है? पहला आंसर ठीक है सर जी। पॉइंट नंबर 2 मेरे साथ साथ, इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। ये सारी खेल जो है, सारा खेल जो है सिर्फ डेबिट क्रेडिट के अंदर है, तो कंसंट्रेशन प्लीज। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। दोबारा सेंटेंस पढ़ें। वो कौन सी एंट्री है जिसके होने के बाद ये इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट 100 हुई है? कोई एंट्री हुई होगी? क्या ये 100 हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रहा है? सर आ रहा है सर। क्या ये एसेट है? क्या हम इनकम बना चुके हैं? क्या एंट्री हुई होगी सर? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। क्या इनकम बना ली है? क्या पैसे आ गए हैं? कहाँ से पता चला पैसे नहीं आए? रिसीवेबल लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में बनाएं। क्या ये रिसीवेबल हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर 100 पे आ रहा है तो ये उसकी कैरिंग अमाउंट है? सर ठीक है सर। अगला सेंटेंस ध्यान से। रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन कैश बेसिस। ट्रांसलेशन। टैक्स वाले इसे इनकम कब बनाएंगे? जब कैश आएगा। विल भी बनाएंगे या हैज़ बीन बना चुके हैं? तो क्या कैश आ गया है? कहाँ कंफर्म है कैश नहीं आया? रिसीवेबल लिखा हुआ है।
रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? पैसे भी आने हैं या आगे हैं? तो क्या टैक्स वालों ने भी इसे इनकम बना लिया है? टैक्स वालों ने क्या एंट्री की है इस रिसीवेबल की? वो किस दिन के इंतजार में है? कैश आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। हम टैक्स वाले क्या करेंगे? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। फिलहाल हमने एंट्री क्या की है? रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। हमने तो इनकम बना ली है अक्रूवल बेसिस पे, लेकिन टैक्स वाले अक्रूवल बेसिस में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। तो इस वक्त टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री हुई है? कुछ भी अगर नहीं हुई है तो टैक्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये रिसीवेबल कितने पे आ रहा होगा? क्या हमारी कैरिंग अमाउंट है? क्या टैक्स वालों की टैक्स बेस है? क्या उन्होंने रिसीवेबल बनाया है? वो क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि उनका ट्रीटमेंट ही कैश बेसिस पे है। और अगर ट्रीटमेंट कैश बेसिस पे हो तो ना रिसीवेबल्स होते हैं और ना पेबल्स होते हैं। तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? व्हाई द टैक्स बेस इज जीरो? फिर अपनी रीज़न बताई है व्हाई द टैक्स बेस इज जीरो। उन्होंने रिसीवेबल नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? तो आप रीज़न पहले बनाते हैं, उससे फंस जाएंगे। क्या हमारा रिसीवेबल है? उन्होंने रिसीवेबल नहीं बनाया, टैक्स बेस जीरो। हाँ, क्यों नहीं बनाया वो एक अलग बहस है। हमने क्यों बनाया? हमारी एक्रूवल बेसिस पे काउंटिंग है, वो इस लाइन में कैश बेसिस पे काउंटिंग कर रहे हैं। क्या टैक्स बेस वाकई ज़ीरो है? सर जी टैक्स बेस ज़ीरो है सर। कैसे सोचा मैंने टैक्स बेस के बारे में? प्लीज़, शुक्र है किसी ने तो कहा। मैंने टैक्स बेस बनाते हुए क्या सोचा है? मैंने अपने जहन में क्या बना के रखा हुआ था? कौन सी? अच्छा, डेफिनेटली इस एग्जांपल में हमें टैक्स बेसिस ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन मैं ज़रा बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो ये जो एग्जांपल इस वक्त आप कर रहे हैं एसेट्स वाली, इसमें पॉइंट नंबर 2 जो इस वक्त पढ़ा आपने, एसेट का नाम क्या है? इसकी कैरिंग अमाउंट है सर? इसकी टैक्स बेस है? क्यों नहीं है? ना रिसीवेबल नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? वो कैश बेसिस पे इनकम बना रहे हैं। ये वर्ड ठीक है मेरे? तो टैक्स बेस शुड बी ज़ीरो, कंसंट्रेशन फुल। क्या इसका मतलब डिफरेंस है? डिफरेंस है। डिफरेंस बेटा अगर हो तो या तो एसेट बनता है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनती है? जब फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देना हो। और एसेट कब बनता है? फ्यूचर में कम टैक्स देना हो। तो 100 के डिफरेंस को गौर से देखें। क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज पे बननी चाहिए एसेट? क्या इस 100 पे फ्यूचर में टैक्स देना है? जब कभी कैश आएगा तो क्या टैक्स वाले इस पे टैक्स लेंगे? क्या हमने इनकम बना ली है? हमने इनकम बना ली है सर। टैक्स वाले इनकम बनाएंगे। इनकम बनाएंगे तो क्या उस इनकम पे आपको टैक्स देना होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है इस डिफरेंस पे। डेफिनेटली रेट मल्टीप्लाई होगा, जो भी रेट होगा। डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है, लायबिलिटी बनती है। अच्छा, ये सारी एग्जांपल्स जो मैं अभी इस तरह एक्सप्लेन करूँगा ये आपने लिखनी है, लेकिन इस वक्त ज़रा लिखने की जल्दी ना करें। ये मैं ज़रा बात पूरी कर दूँ, फिर मैं जगह भी बताता हूँ जहाँ बाद में ज़रा रिवाइज हो जाए। तो इसकी टेंशन लिखने की ना प्लीज़ क्रिएट कीजिएगा, तो इसलिए मैंने भी छुपा लिया। ये पॉइंट नंबर 2 अपने पास। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल? व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट? मैंने पूछा व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट। क्या कैश बेसिस पे? कैश बेसिस पे इनकम।
जब कैश आएगा तो उस वक्त टैक्स वाले इसे इनकम कंसिडर करेंगे। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, पॉइंट नंबर 2 ये भी हो रहा है, ये कंफर्म है कि पैसे नहीं आए, लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूं कि अकाउंटिंग में पैसे नहीं आए, हो सकता है टैक्स में पैसे आ गए हों, तो ये जुल्म कभी नहीं करना। पैसे अगर आएंगे तो अकाउंटिंग में भी आएंगे और टैक्स में भी आएंगे। ये क्या बात हुई? और अगर नहीं गए तो नहीं गए। वैसे बात तो सोचने वाली है। जरा पहला सेंटेंस दोबारा पढ़ें। ये तो अकाउंटिंग की बात हो रही है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्या अकाउंटिंग में कैश आ गया? तो हो सकता है टैक्स में आ गया हो। ये खुदा ना खास्ता ये सवाल जब मैं उठा रहा हूँ, ये कभी आपके जहन में ना आ जाए। पैसे आएंगे तो अकाउंटेंट्स भी सोचेंगे क्या करना है और टैक्स वाले भी सोचेंगे क्या करना है, एंड वाइस वर्सा प्लीज। अगर पैसे जाएंगे तो टैक्स वाले भी सोचेंगे, हम भी सोचेंगे। और अगर नहीं आए हैं तो क्या ये कंफर्म है कि पैसे नहीं आए? प्लीज, क्या ये कंफर्म है पैसे नहीं आए? तो क्या पैसे ना आने के बावजूद हमने इनकम रिकॉर्ड की है? सेंटेंस में रिपीट करें प्लीज। ये इनकम रिकॉर्ड करने का कौन सा तरीका होता है? और टैक्स वाले किस दिन का वेट कर रहे हैं? आप जरा एक सेकंड टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटेंट बने आप। सेंटेंस प्लीज पॉइंट नंबर 2 दोबारा देखें। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त क्या एंट्री हुई है? और कुछ भी एंट्री ना होने का मतलब क्या है? कोई रिसीवेबल नहीं, कोई इनकम नहीं। एक और हिम्मत प्लीज। इस साल का करंट टैक्स ध्यान में लाएं। इस साल का करंट टैक्स जहन में लाएं। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर चले जाएं। क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर हमारी ये 100 की इनकम आ रही होगी? और जाने दें, आ रही होगी। हमने तो इनकम बनाई है, लेकिन क्या इस 100 पे इसी साल टैक्स देना है? क्या इसी साल इस 100 पे टैक्स देना है? हमें कोई एडजस्टमेंट करनी होगी? क्या इनकम को लेस करना होगा? रिपीट करें मेरे वर्ड्स, क्या बोले मैंने? इनकम को लेस करने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स इस साल कम हो गए तो आप इस साल कम टैक्स दे रहे होंगे, और जो नहीं टैक्स दे रहे होंगे वो कब देना होगा? ये सारी बहस अब हजम है कि लायबिलिटी बन रही है। प्लीज इस साल अगर कम दिया है तो फ्यूचर में, और वाइस वर्सा प्लीज। फ्यूचर में ज्यादा देना है तो लायबिलिटी है, और कम देना है तो एसेट है। मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं थक गया हूँ यार जी। इंशाल्लाह अपने नॉर्मल टाइम पे दोबारा मुलाकात होगी। सॉरी यार, जैसी क्लास का मज़ा शुरू हुआ मैं थक गया।